हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी ठीक होंगे। मैं हूं निभा वर्मा और ये है हम सब का अपना चैनल स्टडी यात्रा। बच्चों, पहले तो मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। मैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से बहुत दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन अब रेगुलर रहेगा। अभी हम लोग केमिस्ट्री का एनसीईआरटी केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज हम लोग सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हम लोग उसके बारे में पहले भी कुछ पढ़े हैं। इस वर्ड से, इस टर्म से, एटम एंड मॉलिक्यूल से परिचित हैं। तो एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों। पहले के जो फिलोसोफर थे उन्होंने ये कहा कि जो मैटर्स होता है, मैटर क्या होता है, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ दिख रहा है, पेन है, किताब है या पेड़ पौधे हैं, जो भी चीज़ हैं सब मैटर कहलाते हैं। कोई भी चीज़ जिसमें कि कोई वेट हो, जिसमें कुछ मास हो और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो वो मैटर कहलाता है। या कोई भी चीज़ का एक टुकड़ा है, उसको अगर तोड़ते जाएंगे तो एक छोटा से छोटा टुकड़ा बनता जाएगा। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकलेगा, जो सबसे छोटा होगा, तो वो कहलाता है, जो पहले के फिलोसोफर थे तो उसको कहे क्या, परमाणु। उसको परमाणु कहा गया। उसके बाद जॉन डाल्टन थे जो इसका नाम एटम रखे, जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल, मतलब इसके आगे नहीं टूट सकता है। तो ये सब एक फिलोसोफर, जो पहले के फिलोसोफर थे पुराने ज़माने के, वो ये कंसेप्ट दिए कि कोई भी चीज़, जो बड़ा चीज़ है, जो कोई भी बड़ा चीज़ है, उसको अगर तोड़ते जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा छोटा पार्टिकल मिलेगा जिसको कि उसके आगे नहीं तोड़ सकते हैं। तो उस छोटे से टुकड़े को नाम दिया गया परमाणु। इस चैप्टर में अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो पहले तो इस चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि हिस्ट्री ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, क्या है इसका हिस्ट्री, एटम और मॉलिक्यूल्स का। फिर पढ़ेंगे कि एटम और मॉलिक्यूल का, उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कैसे एटम सब जुड़ के एक जो छोटा एटम निकला, एक जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको कि परमाणु कहे, कैसे वो सबको कंबाइन करके एक मैटर तक पहुंचा जाता है। एक एटम से मैटर तक का जो सफ़र होता है पहुंचने का, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसमें ये सब पढ़ेंगे। इसके तहत 2 आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लेकिन ये बाद में पढ़ा जाएगा। इस क्लास में हम लोग ये 2 ही पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो एटम आएगा उसका फिर जो केमिकल कंसेप्ट आएगा, जो केमिस्ट्री की भाषा में जिसके कंसेप्ट आएगा, कैसे वो पार्टिकल जुड़ के, एटम जो है वो जुड़ के कैसे आगे बढ़ता है। तो बहुत सारे इसमें। उसके बाद पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसका पोस्टुलेट्स, एक्सप्लेनेशन एंड लिमिटेशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे ये एटम है क्या, व्हाट इज एटम। फिर सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जानते हैं कि केमिस्ट्री में कोई एलिमेंट होता है, उसका एक सिंबल होता है, उसको एक सिंबल दिया जाता है, जिससे कि उस एलिमेंट को हम लोग जानते हैं। जैसे कार्बन के लिए C होता है, नाइट्रोजन के लिए N होता है। तो सिंबल्स हम लोग पढ़ेंगे
डिफरेंट एलिमेंट का। फिर एटॉमिक मास, जब एटम है तो उसका कुछ मास होगा, क्योंकि एटम क्या है, मैटर का ही एक पार्ट है, मैटर का ही एक छोटा टुकड़ा है। तो जब मैटर में मास होता है तो उसी से जब एटम से ही जब मैटर बनता है तो एटम जो है उसका भी कुछ मास होता होगा। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट का मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड का मॉलिक्यूल क्या है। उसके बाद व्हाट इज एन आयंस एंड आयनिक कंपाउंड। उसके बाद हम लोग आयन और आयनिक कंपाउंड के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर केमिकल फार्मूला लिखना सीखेंगे इस चैप्टर में हम लोग, राइटिंग केमिकल फार्मूला एंड फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। जो कंपाउंड है उसका फार्मूला कैसे लिखेंगे सिंपल सा कंपाउंड का। तो इतना चीज़ हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग ये पढ़ते हैं कि एटम एंड मॉलिक्यूल क्या है। तो अभी हम लोग पढ़े बच्चों जाने कि एटम क्या है। कोई भी मैटर जो है, अगर कोई भी मैटर है तो उसको जब तोड़ते हैं तो ये जब किसी मैटर को तोड़ा जाता है तो तोड़ते तोड़ते जब छोटा टुकड़ा आता है, इसको कि परमाणु कहते हैं, भी हम लोग पढ़े, तो उसको कहा जाता है एटम। ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ small particles called atom and molecules. Different kind of atoms and molecules have different properties, due to which different kind of matter also shows different properties. मतलब जो एटम निकलेगा तो हर एलिमेंट के एटम का प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग होगा। तो उस मैटर का जो प्रॉपर्टीज होता है वो एटम के अनुसार ही होता है, क्योंकि वो जो मैटर है वो एटम से बना हुआ है। तो जैसा एटम का प्रॉपर्टीज होगा वही उस मैटर का प्रॉपर्टीज होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये एक रॉड है, आयरन रॉड ही मान लेते हैं, ये एक रॉड है। तो इसको तोड़ना शुरू करेंगे, तो इसको तोड़ते तोड़ते मान लीजिए इसका इतना छोटा टूटा, फिर इतना छोटा टूटा, इतना टूटा, फिर इसको तोड़ेंगे तो इतना टूटेगा। इस तरह करते करते ये छोटा पॉइंट आएगा, कोई ऐसा पॉइंट जो कोई ऐसा पार्ट इसका मिलेगा जिसको कि आगे नहीं तोड़ सकते हैं, इसके आगे ये नहीं टूटेगा। तो ये क्या हो गया, ये एलिमेंट का एक, ये मैटर का एक पार्ट हो गया, एक एटम हो गया। तो इस एक एटम से ही ये बना है। तो ये जुड़ेगा कैसे, यहाँ से यहाँ तक ये कैसे पहुँचा। तो जैसे एक एटम है, मान लीजिए इसको थोड़ा हम लोग बड़ा बना लेते हैं, ये एक एटम है और फिर एक और एटम है, तो ये दोनों जुड़ा, यहाँ से भी एक एटम है, ये दोनों जुड़ता जाएगा। तो ये कैसे जुड़ता है, जैसे कोई भी चीज़ का ये एक एटम है और ये दूसरे से जुड़ता है, तो ये दोनों जुड़कर क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा। ये एक एटम है, जब एक एटम, दो एटम, तीन एटम जुड़ेगा तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा। तो जैसे एक एटम जुड़ा, ये क्या हो गया, एक एटम हो गया। तो ये तो स्मॉलेस्ट हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेगा, तो मान लेते हैं कि एक एटम है, दो एटम जुड़ा या तीन एटम जुड़ा, तो ये तीनों जुड़कर क्या बनेगा, ये एक मॉलिक्यूल बनाएगा। तो एटम से मॉलिक्यूल बना। एटम क्या हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया किसी भी मैटर का, सबसे छोटा पार्ट हुआ ये कहलाया एटम। और जब एक, दो या दो से ज़्यादा एटम जुड़ा तो वो बन गया क्या, मॉलिक्यूल। तो हर तरह के एटम का प्रॉपर्टीज भी अलग है। यहाँ एक तरह का एटम जुड़ा तो ये मॉलिक्यूल बना,
तो प्रॉपर्टीज, तो किसी भी मैटर का जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करता है एटम से। जैसे ये मान लेते हैं कि आयरन का रॉड है, तो इसका जो एटम मिलेगा तो इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, आयरन के जैसा। अब जैसे कोई दूसरा चीज होता, ये मान लो कॉपर का है, और अगर इसको तोड़ते जाएंगे इसने हुआ तो इसका जो एटम होगा वो क्या होगा, कॉपर के जैसा प्रॉपर्टीज होगा इसका। तो जैसा एटम का प्रॉपर्टीज होगा वही जब ज़्यादा जुड़ के जो बनेगा, मैटर बनेगा, कोई भी चीज़, कोई भी मैटर बना तो वो उसका सब एटम का प्रॉपर्टीज अलग होगा, और इसी पर डिपेंड करता है कि उस मैटर का कैसा प्रॉपर्टीज होगा। जैसे आयरन का प्रॉपर्टीज अलग है, मान लीजिए कॉपर का, तो इसका प्रॉपर्टीज अलग है। तो यही हुआ एटम और मॉलिक्यूल। एक एटम से एक अकेला एटम कहलाया, और वही जब 2-3 जुड़ता जाएगा तो वो कहलाएगा मॉलिक्यूल। तो आज हम लोग पढ़ते हैं बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। In the 18th century, scientists noticed that if they carried out a chemical reaction in a closed container, then there was no change of mass. कोई भी रिएक्शन होता है तो साइंटिस्ट लोग नोटिस किए क्या कि जब कोई रिएक्शन होता है तो मास पर कोई असर नहीं पड़ता है। जो रिएक्शन होता है, जो जिससे रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट कहलाता है, और जो बनता है उस रिएक्शन के बाद तो वो कहलाता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में का जो मास होता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। जितना रिएक्टेंट लेते हैं उतना ही जो प्रोडक्ट बनता है, वो रिएक्टेंट का जितना मास होता है प्रोडक्ट का भी उतना ही मास होता है। देयर वाज नो चेंज ऑफ मास, मास में कोई चेंज नहीं होता है। दिस प्रिवेंशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन लेड टू द formulation of the law of mass was given by Lavoisier in 1774. According to the law of conservation of mass, matters is neither created nor destroyed in the chemical reaction. Chemical reaction में जो matter होता है वो न बनता है और न destroy होता है, सिर्फ उसका जो state है वो change हो जाता है, लेकिन वो न क्रिएट जो है नेचर में जो बना हुआ है वो उतना ही रहता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। उसका स्टेट चेंज हो जाता है लेकिन उसका जो मास है उसमें कोई अंतर नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। द सब्सटेंस विच कंबाइन टुगेदर और रिएक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट। जिस चीज़ से रिएक्शन होता है उसे कहते हैं रिएक्टेंट, whereas the new substance formed or produced as a result of chemical reaction is called product। जो केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, जो होता है रिएक्शन, उससे जो प्रोडक्ट बनता है, उससे जो बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, उसको जो बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, और जिससे रिएक्शन होता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं। The law of conservation of mass means that in a chemical reaction, the total mass of product is equal to the total mass of reactant। रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होता है, यानी कि मास में कोई चेंज नहीं होता है। There is no change in mass during the chemical reaction, since there is no gain or no loss of mass in a chemical reaction. The mass remains conserved। Please note that the term total mass of reactant and product included solid, liquid और गैस। किसी भी स्टेट में सिर्फ स्टेट चेंज हो जाएगा अगर हो रहा है तो। अगर सॉलिड है, जैसे यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हीट किया गया, केमिकल रिएक्शन इसमें हुआ, इससे 2 प्रोडक्ट बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मास होगा, ये दोनों को जोड़कर जो टोटल मास होगा वही होगा कैल्शियम कार्बोनेट का। यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जो रिएक्शन हुआ उसमें जो भी प्रोडक्ट बना उसका टोटल मास केमिकल कार्बोनेट के मास के बराबर होगा, यानी कि मास में कोई चेंज नहीं हुआ। गैस इंक्लूडिंग एयर that are a part of a reaction, the law of conservation of mass will
बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल इसका लेते हैं, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, कैल्शियम कार्बोनेट इसका रिएक्टेंट हुआ, ये इसमें इससे रिएक्शन करा रहे हैं तो ये क्या हुआ, रिएक्टेंट हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट लिए, इसको हीट किया गया तो प्रोडक्ट क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। It has found an experiment that if 100 gram of calcium carbonate are decomposed completely, given 56 gram of calcium oxide and 44 gram of carbon dioxide. 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिए, इसको हीट किया गया तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना। दोनों टूट गया, दो प्रोडक्ट बना, एक रिएक्टेंट था, इसको हीट किया गया तो प्रोडक्ट दो बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन मास कितना हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड का 56 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम, और दोनों को जब ऐड किए तो यहाँ भी कितना हुआ, 100 ग्राम, और 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिए थे। मतलब क्या हुआ, नो लॉस और नो गेन, कोई लॉस भी नहीं हुआ और नो कोई गेन भी नहीं हुआ। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग का ये क्लियर हो गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, यानी कि मास कभी चेंज नहीं होता है। इस एग्जाम्पल से ये जो लॉ है वो क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये एक इंट्रोडक्शन था इस क्लास में, इसका हम लोग बहुत ही छोटा सा पार्ट पढ़े। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में बहुत कुछ है, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।